नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नारी शक्ति बंधन पर संसद की मुहर, आधी आबादी का पूरा होगा सपना। आपने देखा है कि राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित, लोकसभा में बुधवार को हुआ था पारित। प्रधानमंत्री बोले कि इससे देश की जनता में पैदा होगा एक नया विश्वास। चर्चा के दौरान पूरे समय राज्यसभा में मौजूद रहे गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2029 से पहले लागू होने का दिया है संकेत। देखिए, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो रही ना, उसी का लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति से आप देखते हैं कि सहमति हस्ताक्षर होंगे, वो कानून बन जाएगा। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं आप लोगों को कि 128वां ये आप देखते हैं कि विधेयक था। कनाडाई नागरिकों की को वीजा देने पर रोक, सख्त संदेश। आप देखिए, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों को खतरा है। और आप देखते हैं कि भारत ने कहा कि आतंकियों का पनाहगाह बन गया है कनाडा, और अन्य देश भी नहीं दे सकेंगे कनाडाई नागरिकों को भारत का वीजा। जस्टिस ट्रूडो का बयान, राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हालात पर भारत की नजर। भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों की संख्या घटाने को कहा है। और आप देखिए, दुन्ने की कनाडा में हत्या, लॉरेंस ने ली जिम्मेदारी। ये आप सभी को बता दूं कि गैंगस्टर था ये, सुखदुल सिंह और सुखा दुन्ने के। और देखिए, अभी हाल ही में एक और कि आप देखते हैं कि जो खालिस्तानी आतंकी था हरदीप सिंह निज्जर, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसका आरोप आप देखते हैं कि किसने, जो आप देखते हैं कि कनाडा है, उसने भारत पर लगाया था। तो उसी से आप देखते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध बुरे हो गए हैं। इसरो कर रहा है लैंडर रोवर को फिर से सक्रिय करने की तैयारी। ये आप देखिए, चंद्रमा पर सूर्योदय के साथ ही लैंडर रोवर को फिर से सक्रिय करने की तैयारी शुरू हो गई है। और इसरो के विज्ञानियों को उम्मीद है कि 22 सितंबर तक दोनों पूरी तरह से आप देखिए चार्ज हो जाएंगे। चंद्रमा पर सूर्यास्त के बाद इस महीने की शुरुआत में दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गत 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और इसरो की ओर से लैंडर और रोवर की को एक बार चंद्र दिवस के उजाले की अवधि के लिए डिजाइन किया गया था। और आप लोगों को इसरो के बारे में बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसी की 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चंद्रयान एक आप देखते हैं कि 2008 में छोड़ा गया था, दूसरा 2019 में और तीसरा 2023 में। ये आप लोग याद रखिएगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के लिए 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। विभिन्न विज्ञान विभागों की ओर से दिए जाने वाले लगभग 300 पुरस्कार खत्म किए गए हैं। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आप देखिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। नामांकन हर साल 14 जनवरी से 28 फरवरी, जो आप देखते हैं कि 28 फरवरी को आप लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, तक आमंत्रित किए जाएंगे। पुरस्कारों की घोषणा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर की जाएगी और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर इन्हें प्रदान किया जाएगा। देखिए, आप लोगों को बता दूं कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इन सबको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को बताया ना, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में सर्वोच्च पुरस्कार में से एक है ये। और यह 4 श्रेणियों विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम में दिया जाता है। इसके लिए आप देखते हैं कि सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समिति 13 विषय क्षेत्रों में से विज्ञानियों का चयन करेगी। इस तरह से अब भारतीय डॉक्टर विदेश में कर सकेंगे प्रैक्टिस। राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को विश्व चिकित्सा शिक्षा संघ ने दी है मान्यता। भारतीय मेडिकल छात्रों को विदेश में करियर बनाने का भी इससे अवसर मिलेगा। और बहुत सारे आप देखते हैं कि भारतीय जाते भी हैं। राजस्थान के राजस्व मंत्री पर ग्रेनाइड खान हड़पने मशीनों की चोरी का केस दर्ज हुआ है। ये आप सभी जानते हैं, अशोक गहलोत है ना, उनके करीबी हैं।
ये रामलाल जाट, उन पर और उनके भतीजे पर आप देखते हैं। राजस्थान की बात करें तो आप देखते हैं कि इसी साल राजस्थान में चुनाव भी है, विधानसभा। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे तो ये राजस्थान है, जयपुर इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत हैं। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। ये भी आपको याद रखना है। ISI अब भेज रही है गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित आतंकी। और आप देखते हैं कि जंगलों पहाड़ों में ठिकाने बना रहे हैं, एकाएक हमला कर हो जाते हैं फरार। बीते 3 वर्ष में कई वारदात और मुठभेड़ें हुई, घने जंगलों और पहाड़ों में हुई है। अब सुरक्षा बलों ने भी पहाड़ों और जंगलों में नियमित गश्त की शुरुआत की दी है। ये आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें आप देखते हैं हमारे 3 जवान शहीद भी हुए हैं। और फिर आप देखते हैं कि वहाँ कश्मीर घाटी में आप देखते हैं कि जब 370-35 से कुछ भी हटने के बाद भी आप देखिए, उसके पहले भी देखिए, यहाँ अशांति फैलाने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा होती रहती है। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में बांट दिया गया ना, और आप देखते हैं कि दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपकी खबर है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है। और आप देखते हैं कि क्या है, दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये सफदरजंग में अगले वर्ष से रेडियो थेरेपी की अत्याधुनिक सुविधा होगी। और लीनियर एक्सीलरेटर खरीदने के लिए पूरी हो चुकी है टेंडर प्रक्रिया। मशीन लगाने को, बंकर बनाने के प्रस्ताव को केंद्र ने से मंजूरी भी मिल चुकी है। ये क्या होता है लीनियर एक्सीलरेटर? ए लीनियर एक्सीलरेटर से सीधे कैंसर ट्यूमर वाले हिस्से पर रेडिएशन डाला जाता है, जो दूसरी कोशिकाओं स्वास्थ्य को खत्म करने के बजाय केवल कैंसर कोशिकाओं को ही खत्म करता है। और इससे दूसरी मशीनों के मुकाबले ज्यादा रेडिएशन निकलता है, और इसलिए इसे चलाने के दौरान रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का होना आवश्यक भी है, ये भी कहा जा रहा है। बस आप लोग महिला जो आरक्षण विधेयक है, इस पर एक सामान्य जानकारी अपने पास नोट करके रख लीजिएगा। ये आप देखिए प्रीलिम्स के लिए आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, वहां आप लोग बता सकते हैं, निबंध लिखने के लिए आ सकता है। सो इस सब आप लोग याद रखिए। ये प्रधानमंत्री काशी में करेंगे नारी शक्ति बंधन। ये आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री साहब काशी बनारस से ही आप देखते हैं कि क्या है, लोकसभा सदस्य भी है। तीन नए कानूनों पर विधि आयोग के अध्यक्ष रखेंगे अपनी राय। भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल पर 22-23 को बैठक। कई वरिष्ठ वकील भी समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर तीनों विधेयकों पर रखेंगे अपनी नजर, अपने विचार। चलिए अच्छी बातें हैं। न्याय में देरी, जेलों में भी भीड़ चिंताजनक है, संसदीय समिति कह रही है, इसमें आप देखेंगे। ये आप सभी जानते हैं कि कई 4 राज्यों में कैदी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। और आप देखते हैं कि न्याय प्रक्रिया हमारे देश में बड़ी लंबी चौड़ी है, और आप देखते हैं कि इसलिए उस पर सवाल भी खड़े होते रहते हैं। असम से 2001 से अब तक 3100 विदेशियों को किया गया निर्वासित। असम की बात कर लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री साहब काफी चर्चा में बने रहते हैं। ये आप देखिए असम, ये देखने को मिलेगा। देखिए असम है, दिसपुर इसकी राजधानी है। और आप देखिए इसकी सीमा आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी देखिए भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। और विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखिए गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है।
मतदाता पहचान पत्र से आधार को जुड़ना अनिवार्य नहीं है, चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग आप देखते हैं कि जो हमारे विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही देखभाल करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक संवैधानिक संस्था है। देखिए, संवैधानिक संस्था कहने का मतलब संविधान के किसी अनुच्छेद में उसकी बात की गई स्थापना की। तो आप देखिए, चुनाव आयोग की स्थापना की बात किसमें कही गई? अनुच्छेद 324 में। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आप देखिए, भारत और कनाडा के बीच राजनयिक रिश्ते की शुरुआत 1947 में हुई थी, जब हम लोग आजाद हुए थे। हालांकि कनाडा ने खालिस्तानियों को सरकार का संरक्षण, नई बात नहीं। 1984 में खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादियों ने एयर इंडिया की फाइट को बम धमाके से उड़ा दिया था। और आप देखिए, सबसे ज्यादा इस तरह के जो खालिस्तानी समर्थक हैं, ये कनाडा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी आप लोग देखते हैं। और 3,19,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं कनाडा में। $45 अरब निवेश किया है भारत में कनाडा के पेंशन फंड ने। और 19वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कनाडा विश्व में। 7 लाख से आबादी का राजनीतिक असर भी है वहाँ। और आप देखिए, इन्हें चुनाव में फायदा भी मिलता है। कनाडा को हजारों डॉलर देते हैं 3 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र। कनाडा की 2.2 ट्रिलियन की डॉलर की जीडीपी के साथ कनाडा दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको होता है ना। चलिए, टोरंटो ने कनिष्की की उड़ान, बम धमाके, ये सब आप देखते हैं कि भारत पर आप रोक लगा रहे हैं। एनआईए ने अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला करने वालों पर कसा शिकंजा। ये एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही, 2008 में स्थापना हुई थी ना। टाइम मिलने दीजिए। एक तो आप देखते हैं कि बिल पास पूरी तरह से कानून बन जाने दीजिए, तो महिला आरक्षण कानून पर भी बात कर लेंगे हम लोग, पूरी A to Z। और एक कनाडा भारत के संबंधों पर भी बात कर लेंगे। तो आप लोग नोट्स बना के रख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी रहेगी। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति के अनावरण संघ सनातन का जयघोष। ज्योतिर्लिंग नगरी ओंकारेश्वर में दिखाई दिया संघर्ष जैसा दृश्य। 101 फीट तथा लंबा धर्म दंड है मूर्ति के हाथों में। 11 वर्ष की उम्र के जिज्ञासु बालक स्वरूप में है ये आदि गुरु। अब देखते हैं गुरु की मूर्ति। 2500 कितना 25,000 पंचायतों से एकत्रित की गई मृत मूर्ति निर्माण के लिए धातु। 45 फीट ऊंचे शंकर स्तंभ में आदि पुरुष आदि गुरु के जीवन की 32 महत्वपूर्ण घटिकाओं को दो दो पंक्तियों में वर्णन। साधु संत सन्यासी महामंडलेश और आचार्य विद्वान शामिल हुए लोकार्पण के दिन। ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव भी है। देखिए, मध्य प्रदेश है, भोपाल राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती। विधानसभा में आप देखिए 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अयोध्या में राम वन गमन मार्ग पर लगेंगे 249 राम स्तंभ। ये अशोक सिंघल के जन्मदिन पर आप देखिए मणि पर्वत पर स्थापना के साथ होगा इस अभियान का आरंभ। भव्य मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में खत्म होगी ब्रिटिश राज के गजेटियर की मान्यता। उत्तर प्रदेश शासन ने आजादी के अमृत काल में नए गजेटियर के विकासन का दिया निर्देश। अब अंग्रेजों का जो भी था वो आप देखते हैं उन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ था। और आजाद हो चुके हम लोग, इसीलिए कानून भी बदले जा रहे बहुत सारे। पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास 70 मीटर ऊंचे पुल पर लहराया, आप देखते हैं कि तिरंगा, देख सकते हैं आप लोग।
हिंदी के लिए आवाज उठाई तो अधिकारी का तबादला। जीएसटी आयुक्त ने सीबीआईसी से की थी मुख्य आयुक्त लखनऊ जोन की हिंदी में काम न करने की शिकायत। राहत देने के बजाय बोर्ड ने गैर हिंदी भाषी जिले गुंटूर में कर दिया तबादला। हाईकोर्ट के आदेश का भी नहीं हुआ पालन इसमें। गंभीर अपराध या आतंकवाद के आरोपितों को मंचना ने टीवी चैनल। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा है। पलाना स्वामी के खिलाफ मानहानि बयान ना दें उदयनिधि, ये हाईकोर्ट कह रहा है। आप देखिए मद्रास में चल रहा है सब। नीट पीजी की कट ऑफ शून्य करने पर स्टालिन ने की केंद्र की आलोचना। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। परास्नातक विधान की गणित से हरियाणा का जंबा गांव बना सर्व सुविधा युक्त। ये आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूं ना कि अगर आपका जो प्रतिनिधि है, आपने जिसे नेता चुना है, ग्राम पंचायत में प्रधान चुना है, सरपंच चुना है, अगर वो ईमानदार है तो आपके क्षेत्र की 90 से 95% समस्याएं खत्म हो सकती हैं, क्योंकि वो जानता है कि किस तरह से समस्याएं हैं और कैसे समाधान हो सकता है। लेकिन अधिकतर किस तरह के रहते हैं आप सभी बेहतर जानते हैं इसे। ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है आपका, एडिटोरियल वाला, और इसे भी पढ़ लिया करेगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। कनाडा को सख्त संदेश देना आवश्यक है। ये आप देखिए कनाडा की नई संसद में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बेजा बयान ने भारत कनाडा संबंधों की दिशा बदल कर रख दी है। ट्रूडो ने कहा है कि ऐसे आरोप है कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ हो सकता है। कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश भी दिया था और इसके बाद भारत ने भी आक्रामक कूटनीतिक कार्रवाई की और उसने कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने के साथ ही कनाडाई लोगों के लिए वीजा स्थगित करने का सख्त निर्णय लिया। और जिस निज्जर को लेकर इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है वह खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना था और जिसकी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हत्या कर दी गई है। माना जाता है कि वह खालिस्तानियों गुटों की आपसी लड़ाई में मारा गया है। निज्जर कई वर्ष पहले भारत से भाग गया था। वह अवैध तरीके से कनाडा पहुंचा और किसी तरह कनाडाई नागरिकता ले ली उसने। भारत ने आप देखिए निज्जर को 2020 में आतंकी घोषित किया था। उसे पंजाब में कई हिंसक घटनाओं का जिम्मेदार माना गया, जिसकी सूचना कनाडा को दे दी गई थी, पर उसने कोई कदम नहीं उठाया। इसके चलते निज्जर अपना नापाक एजेंडा चलाता रहा। खालिस्तान से जुड़ी भारतीय विरोधी गतिविधियों पर कनाडा ने बीते 4 दशकों से कोई संज्ञान ही नहीं लिया। वहां आप देखिए खालिस्तान समर्थक खुलेआम भारत को खंडित करने की चुनौती देते हैं और वे हिंसा में भी लिप्त रहे और आप देखिए मंदिरों को भी निशाना बनाते रहे। वे भारतीय राजनयिकों को खुलेआम धमका रह चुके हैं। लोगों की जान पर बन आए खतरे से निपटने के बजाय कनाडा इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर स्वीकार करता रहा और खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई न कर कनाडा उल्टे निज्जर हत्याकांड जांच में भारत से सहयोग चाहता है। और खालिस्तान समर्थकों को संरक्षण देने वाला कनाडा का रवैया कोई नया नहीं है। आप देखिए इसी रवैये के चलते आप देखिए खालिस्तानी आतंकियों ने 1950 में एयर इंडिया के कनिष्क विमान को बम विस्फोट से उड़ा दिया था। इस घटना में 339 लोगों की जान गई थी। इस मामले की जांच पड़ताल और दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसने के बजाय कनाडाई एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आखिरकार एक न्यायिक जांच के चलते 30 साल बाद परोक्ष रूप से कनाडा ने उसके लिए खेद प्रकट कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली और संसद में भारत के खिलाफ बयान देने के साथ ही ट्रूडो ने यह भी कहा था कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन से इतर अपनी बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष निज्जर का मामला उठाया था और उनकी सरकार का समर्थन करने वाले दल भी ट्रूडो के साथ खड़े दिखे, लेकिन एक प्रमुख विपक्षी दल ने पूरे तथ्य सामने रखने की मांग की है। ऐसी खबरें भी हैं कि कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुफिया एजेंसी के प्रमुख निज्जर मामले की जांच के सिलसिले में भारत में अपने समकक्षों से मिले हैं। निज्जर से जुड़े कनाडा
के आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन्हें इन्हें बेतुका और संदिग्ध मंशा से प्रेरित बताया। इसके साथ ही भारत ने उस और भी ध्यान दिलाया कि कनाडा में कैसे उन खालिस्तानी समर्थकों को राजनीतिक संरक्षण हासिल है जो भारत में हिंसा और अलगाववाद को बढ़ावा देने में लगे हुए। कनाडा ने निज्जर मामले को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी उठाया। इन देशों ने किसी के पक्ष में झुकाव न दिखाते हुए यही रोक दर्शाया कि कनाडा के आरोपों की जांच होनी चाहिए। इन देशों का यह रवैया हैरत भरा नहीं है, क्योंकि भारत के साथ बढ़ते आर्थिक सामरिक हितों के बावजूद वे कनाडा के निकट पारस्परिक सहयोगी हैं। सूत्रों के हवाले से आई खबरों के अनुसार निज्जर मामले में कई देश खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं। ऐसी खबरें भी हैं कि अपनी संसद में बयान देने से पहले ट्रूडो ने बाइडन और पश्चिम के कुछ अन्य नेताओं से भी चर्चा की। हालांकि बाद में आप देखिए ट्रूडो ने यह स्पष्ट किया कि वह भारत के साथ मामलों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनकी बस इतनी ही मंशा है कि भारत निज्जर मामले को गंभीरता से ले, और इस प्रकरण की एक परिणति यह भी हुई कि भारत कनाडा व्यापार वार्ता रद्द हो गई। वहीं हिंद प्रशांत सेना प्रमुख की 27-28 सितंबर को होने वाली बैठक में कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का आगमन भी अदर में लटक गया है। दोनों ही देश एक दूसरे के विरुद्ध कड़ी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। और आप देखिए कनाडा से भारत की नाराजगी सर्वथा उचित है। खालिस्तान समर्थकों भारत विरोधी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार में आवरण में अनदेखा किया जा सकता है। कनाडा को उस षड्यंत्र पर भी विचार करना होगा जो पाकिस्तान दशकों से खालिस्तान को लेकर किए जा रहा है। वास्तव में पाकिस्तानी षड्यंत्रकारी दुनिया भर में फैले सिख समुदाय को भारत के विरुद्ध भड़काने में लगे हैं। अन्य पश्चिमी देश भी आप देखिए इस पर विचार कर रहे हैं। कनाडा को भी यह भी पता होना चाहिए कि यदि किसी मुद्दे पर उसका राजनीतिक वर्ग एकजुट हो सकता है तो भारत में भी राजनीतिक बिरादरी ऐसा कर सकती है, क्योंकि उन्होंने कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया और केवल आरोप लगा दिए। ट्रूडो की भाषा गोलमोल है, लेकिन इरादे स्पष्ट हैं उनके। भारत के रक्षा एवं सामरिक कर्मियों के लिए वीजा जारी करने में भी कनाडा ने अनुचित रवैया अपनाया। वीजा जारी करना या न करना किसी देश का संप्रभु अधिकार है, पर इसकी आड़ में आवेदकों से संवेदनशील और गोपनीय जानकारी तो नहीं मांगी जाती है, जैसा कि कनाडा करता आया है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और भारतीय एजेंसियों को इस मामले में सार्वजनिक रूप से पक्ष रखना चाहिए। कई सालों से चले आ रहे इस सिलसिले पर अब विराम लगना चाहिए। निज्जर मामले में कनाडा ने जैसे आरोप लगाए वैसे आरोप केवल पाकिस्तान ही लगाता रहा है। चूंकि कनाडा ने ये आरोप संदेह के आधार पर लगाए, इसलिए भारत ने उन्हें खारिज करके बिल्कुल सही किया है। भारत ने पहले भी किसी देश को मिथ्या आरोप नहीं लगाने दिए हैं। शालीन कूटनीतिक भाषा से उनका प्रतिकार किया, वही परंपरा जारी भी रहनी चाहिए। लेखक हैं विदेश मंत्रालय में सचिव भी रहे, इनका नाम है विवेक काटजू साहब। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। मोटे अनाज का गढ़ बनता भारत। मोटे अनाज पर यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है कि पुरुष बलि नहीं होते है, समय होत बलिदान। हरित क्रांति के दौर में मोटे अनाज गरीबों की थाली तक सिमट गए थे। आज वे विदेशी मेहमानों की थाली में परोसे जा रहे हैं। हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में उसके पहले देश भर में हुई इस समूह की अन्य बैठकों में मेहमानों के स्वागत से लेकर होटल के खाने पीने तक हर जगह देसी टच दिया गया है और विदेशी नेताओं को मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी से बने पकवान परोसे गए हैं। विदेशी मेहमानों ने मोटे अनाज से बने स्नैक का लुत्फ देसी चाय के साथ उठाया और इससे आप देखिए भारत के मोटे अनाजों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग भी हुई है। मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। इससे पहले 2018 में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज वर्ष मनाया था। मिलेट्स में मोटे एवं छोटे दानों वाले अनाज शामिल होते। प्रमुख मोटे अनाज में आप देखिए ज्वार, बाजरा, रागी का नाम आता है, तो वहीं छोटे अनाजों में आप देखिए कुड़की, कांगनी, कोदो, सवा का नाम शामिल है। इनमें आप देखिए कैल्शियम, आयरन और फाइबर समेत ढेरों पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए आप देखिए मोटे अनाजों को सुपर फूड का दर्जा दिया गया है। आज मोटे अनाज आप देखिए आकर्षक पैकिंग में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में बिक रहे हैं। दुनिया के कई देशों में इन अनाजों को बड़े चाव से खाया जाता है। पोषक तत्वों की भरपूर मौजूदगी और बीमारियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता को देखते हुए मोटे अनाज देश की पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखिए चिकित्सा जगत मोटे अनाजों को भोजन में शामिल करने की पैरवी कर रहा है। अब आप देखिए सरकार ने भी मोटे अनाज से बने प्रसंस्कृत उत्पादों को नाश्ते और भोजन की थाली में शामिल करने की योजना बनाई है। प्रसंस्कृत उत्पादों को स्थानीय लोगों की उम्र एवं
स्वाद के अनुरूप बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश की आप देखेंगे 42% जनसंख्या का मुख्य आहार स्टार्च युक्त भोजन है और 60 करोड़ आप देखिए लोग गंभीर रूप से कुपोषित भी हैं। मोटे अनाज से बने आहार को भोजन में शामिल करने से कुपोषण की समस्या का स्वतः समाधान हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए आप देखिए फायदेमंद होने के कारण मोटे अनाज अब दुनिया भर में भोजन का हिस्सा बन रहे हैं और कई देशों ने गेहूं के स्थान पर मोटे अनाज को अपने रूटीन भोजन में स्थान दिया है। मोटे अनाज में आयरन की अच्छी मात्रा होती है। ये ग्लूटेन फ्री होने के कारण शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इससे आप देखिए डायबिटीज और जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में भी बड़ी मदद मिलती है। मोटे अनाज की खेती अधिकतर छोटे एवं सीमांत किसान करते हैं। अब नए उद्यमी इन किसानों से जुड़कर मोटे अनाज को आम जनता की थाली तक पहुंचाने में जुटे हैं। मोटे अनाजों को उगाने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है और उनकी फसलें मौसमी उतार चढ़ाव को आसानी से झेल लेती हैं। ये कार्बन अवशोषण में सहायक हैं। गेहूं धान की तुलना में इन फसलों को तैयार होने की अवधि भी आप देखिए कम है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के दौर में मोटे अनाज उम्मीद की किरण जगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम में किसानों की आय बढ़ाने में मोटे अनाजों की भूमिका का उल्लेख कर चुके हैं। उन्होंने इसे एक आंदोलन बनाने और भारत को मिलेट्स का ग्लोबल हब बनाने की भी वकालत की है। इसी कड़ी में संसद भवन की कैंटीन में मोटे अनाज से बने व्यंजनों में आप देखते हैं कि को शामिल किया गया है। मोटे अनाज के पौष्टिक गुणों को देखते हुए 50 साल बाद सैनिकों के आहार में मोटे अनाज की वापसी हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मोटे अनाजों की प्रसंस्कृत इकाइयों लगाने वालों की 100% अनुदान दे रही है। मंडियों में मोटे अनाजों के लिए अलग से बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे। ग्राम विकास विभाग इसे ब्लॉक से लेकर ग्राम पंचायतों वहां के हाट बाजारों तक विस्तार देगा और इनसे बने भोजन होटलों के खान पान में शामिल किए जाएंगे। बच्चों को भी मोटे अनाज के बारे में जानकारी हो, इसके लिए मोटे अनाजों को प्राइमरी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मध्याह्न भोजन पोष्टाहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाज शामिल कर लिए गए हैं। स्वयं सहायता समूह को मोटे अनाजों के उत्पाद तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं धान की खेती में आप देखिए बढ़ती कठिनाइयों और लागत को देखते हुए सरकार समर्थन मूल्य पर मोटे अनाजों की देशव्यापी सरकारी खरीद और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने की योजना पर काम कर रही है। दुनिया के 130 देशों में मोटे अनाजों की खेती होती है और ये अनाज एशिया अफ्रीका के 50 करोड़ लोगों की पारंपरिक आहार है। अब मोदी सरकार मोटे अनाज को वैश्विक ब्रांड बना रही है। इसलिए आप देखिए विश्व के कई देशों में मोटे अनाज आधारित प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। नाबार्ड ने मोटे अनाजों के निर्यात को बढ़ावा देने की कार्य योजना तैयार की है। इसके लिए आप देखिए उसने किसी ग्रामीण स्टार्टअप के लिए 600 करोड़ रुपए की कैपिटल फंड बनाया है। इसका इस्तेमाल मोटे अनाज आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए नाबार्ड नव वेंचर नामक कंपनी बनाई है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 75.4 करोड़ डॉलर का मोटा अनाज निर्यात किया है, जिसे 2025 तक बढ़ाकर 100 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य है। भारत अपने मोटे अनाज निर्यात को 55% संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को करता है। इन सब कदमों का आने वाले वर्षों में आप देखिए सकारात्मक असर देखेगा। केंद्रीय लेखक हैं, केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं रमेश कुमार दुबे, इनके द्वारा लिखा गया है। अच्छे आर्टिकल। जीवन यात्रा, हमारे जीवन हमारे कार्य, हमारे राग विराग, हमारे रिश्ते नाते, हमारी क्षमताएं और पुरुषार्थ, सब कुछ के पीछे एक अटल सत्य है। ये सब अच्छा कॉलम रहता है, ये भी देख लिया करिए। भारत की खरी खरी जो आप देखिए कनाडा में सब हो रहा है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा, हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों के आक्रोश को देखते हुए अंततः सरकार ने अधिवक्ताओं की वह मांग पूरी करने का निर्णय लिया जिसके लिए भी लंबे समय से दबाव बना रहे थे। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किए जाने के बाद अब यह तय है कि जल्द ही यह कानून का रूप ले लेगा। वकीलों को अतिरिक्त रूप से कानूनी सुरक्षा हासिल हो जाएगी इससे। इसरो के लिए खास क्यों है श्रीहरिकोटा? इसरो अपने सभी बड़े मिशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है। श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 1 अक्टूबर 1971 को की गई थी। तब से लेकर अब तक कई देशी और विदेशी सैटेलाइट को इसरो ने यहां से लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के तट पर बसा यह द्वीप भारत का प्राइमरी एक्सपोर्ट भी कहलाता है। बाद में 5 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज का नाम बदलकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन की याद में सतीश धवन स्पेस सेंटर किया गया था। हाल में 2 बड़े मिशन यहां से लॉन्च किए गए हैं। एक आप देखिए चंद्रयान 3 और आदित्य L1। आखिर श्रीहरिकोटा इसरो के लिए इतना खास क्यों है? श्रीहरिकोटा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के पास स्थित है। भूमध्य रेखा जो कि एक काल्पनिक रेखा है,
पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। भूमध्य रेखा के नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध और ऊपरी वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा की मदद से आप देखिए रॉकेट को लॉन्च करने में आसानी होती है। जब किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अंतरिक्ष में जाना होता है, इसलिए जहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सबसे कम होता है वहां से रॉकेट लॉन्च करने में ज्यादा सहूलियत होती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर कम होता है, इसलिए भूमध्य रेखा के पास स्थित होने के कारण आप देखते हैं कि श्रीहरिकोटा में विज्ञानियों को इसका लाभ मिलता है। धरती अपने अक्ष पर आप देखते हैं कि 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस वजह से यदि कोई वस्तु पृथ्वी के भूमध्य रेखा के पास से छोड़ी जाए तो उसे ज्यादा रफ्तार मिलती है। श्रीहरिकोटा से रॉकेट को विक्षेपित करने से उसे पृथ्वी के घूर्णन के कारण गति मिलती है। ऐसे में जब किसी वस्तु को पूर्व की ओर विक्षेपित किया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होने से उसका वेग भी बढ़ जाता है, जिससे लॉन्चिंग में आप देखिए ईंधन की बचत होती है। चूंकि श्रीहरिकोटा भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए यहाँ से रॉकेट लॉन्च करना आसान होता है। अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने के लिए स्पेस फोर्ट ऐसी जगह पर बनाया जाते हैं जो जमीन के पूर्वी किनारे पर हो और जहां आप देखिए भीड़ भाड़ या लोगों की आवाजाही ना हो। इस दृष्टि से श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वैसे इसरो के पास श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अलावा केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी। श्रीहरिकोटा से पहले सभी रॉकेट इसी जगह से लॉन्च किए जाते थे। वर्तमान समय में भी इसरो रिसर्च रॉकेट की लॉन्चिंग इसी लॉन्चिंग पैड से करता है। चलिए यहाँ भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम है, देख सकते हैं आप लोग। G20 के परिणाम और ग्लोबल साउथ। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन और उसके निष्कर्षों को लेकर भारत समेत तमाम विकासशील देशों में काफी उत्सुकता थी। भारत की ओर से इसके लिए पूरी गंभीरता के साथ व्यापक स्तर पर तैयारी की गई थी। अब जब यह सम्मेलन संपन्न हो गया तो यह समझना महत्वपूर्ण हो गया है कि इस सम्मेलन के निष्कर्ष दुनिया के लिए क्या मायने रखते हैं और इसलिए शिखर सम्मेलन से हासिल कर परिणाम को समझना होगा। अब आप देखते समझ सर्वसम्मति से बहुत सारे निर्णय लिए जा चुके हैं, बातें भी हुई हैं। वैश्विक समस्याओं के समाधान की खुली की राह भी आप देखते हैं, ये भी कहा जा रहा है। और G20 शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम इस समूह में अफ्रीकी संघ का शामिल भी है और अफ्रीकी संघ शामिल होने से पहले G20 विश्व की 2/3 आबादी लगभग 85% GDP और 75% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता था, परंतु G20 में अफ्रीकी संघ के प्रवेश के बाद अब दुनिया का 82% आबादी 88% GDP और लगभग 84% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व भी करने लगा है। और इस पर हम लोग कई बार बातें भी कर चुके हैं। तो अब आप देखिए बार बार कोई आर्टिकल लिखा जाता है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे से अपने आप को अपडेट करिए। सरकार के सपने और सड़कें खरी खरी तंज कसी जा रहा है। निर्धन छात्रों के लिए पढ़ाई के अच्छे अवसर आप देखिए झारखंड में। एक विशेष छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्रा को प्रमाण पत्र देते हेमंत सोरेन साहब। गठबंधन राजनीति के समीकरण। ये आप देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है और गठबंधन की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं विपक्षी लोगों ने जो अपना गठबंधन बनाया उसका नाम इंडिया रख दिया है। बचत की जगह मकान व गाड़ी खरीदने में लोगों की दिलचस्पी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस बदलाव से आर्थिकी को नुकसान नहीं है। ये आप देखते हैं पिछले वित्त वर्ष में कर्ज 55% बढ़ा, बचत आदि हुई है। इसमें आप देखिए SBI की रिसर्च के मुताबिक बीते वर्ष में घरेलू बचत से निकासी का बड़ा हिस्सा भौतिक संपत्तियों में गया है। सरकारी व गैर सरकारी कंपनियों के लिए फंड जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया होती है घरेलू बचत और 8.2 लाख करोड़ पर पहुंची परिवारों पर देनदारी बीते वित्त वर्ष में। इसमें आप देखिए 7.1 लाख करोड़ का वाणिज्यिक बैंकों का कर्ज शामिल है। 2027 तक $5 ट्रिलियन की आर्थिकी बन जाएगा भारत, पात्रा कह रहे हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अक्टूबर से सेल्टास व कैरेंस का मूल्य बढ़ाएगी किया कंपनी, कार निर्माता की बात हो रही है। केंद्र ने चीनी स्टॉक की जानकारी मांगी केंद्र सरकार ने। रुपया थामने के लिए $30 अरब खर्च करेगा RBI। ये आप देखिए ATS ने अनिवार्य फिटनेस टेस्टिंग की तारीख बढ़ा दी है। रूपर्ट मार्डोक ने फॉक्स कॉर्प का चेयरमैन पद छोड़ा। 25 लाख के बकाये पर भी माना जाएगा विलफुल डिफाल्टर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में एक स्थान फिसला भारत, आप देखेंगे। ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का एक स्थान फिसलकर 165 देशों में 87वें स्थान पर आ गया है। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार और दिल्ली के थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की ओर से गुरुवार को जारी विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। पिछली रिपोर्ट में भारत 86वें स्थान पर था, अब 87 पर। रिपोर्ट में कहा गया कि 1980
से अब तक भारत की रेटिंग लगातार बढ़ रही है। यह 4.90 से बढ़कर 6.62 पर पहुंच गई है, लेकिन यह रैंकिंग में गिर रहा है। इसका मतलब है कि यह भारत पूर्ण रूप से काफी सुधार कर रहा है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में पर्याप्त सुधार नहीं है। चलिए, और आप देखिए दक्षिण एशिया में भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर। रिपोर्ट के अनुसार इस सूचकांक में सिंगापुर टॉप पर बना हुआ है। वेकवाली से 3 दिन भी लुट के बाजार आप देखिए, ये भी आप लोग देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश की भूमिका है। आप देखते हैं द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति साहिबा किसी भी समय बकाया चुकाकर नीलामी नहीं रोक सकता है कर धारक। ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये भी आप देखेंगे। लेबन के लिए युवा स्वतंत्र पर नतीजे के लिए भी रहे तैयार, कोर्ट कह रहा है दिल्ली हाई कोर्ट। इस तरह के आप देख रहे हैं पारिवारिक केस भी काफी देखने को मिल रहे हैं। ये बंगाल के किरीटेश्वरी गांव ने जीता भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार। चलिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अमीरों से अधिक टैक्स वसूल गरीबों को राहत दे पाकिस्तान। ये आप देखते हैं कि IMF कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना आप देखते हैं कि 27 सितंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना और उनसे उबरने में सहायता करना। वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसमें। और नेपाल से सीधे बिजली खरीद सकेंगे भारतीय राज्य। ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन, आप देखेंगे। और देखिए, आप लोगों को बताया ना कि यूएन की बात हो रही, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसी में आप देखते हैं, इसी का भाग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और जिसमें आप देखते हैं कि 15 सदस्य हैं, जिसमें आप देखिए 5 तो स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इन्हें आप देखिए विशेष शक्ति भी मिली हुई है। ये 5 सदस्य अगर आप देखिए किसी प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है ना, सभी एक सहमत नहीं है, एक मत नहीं है उनका, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। समझ रहे हैं? भगोड़ा नीरव मोदी लंदन स्थित निजी जेल में स्थानांतरित किया गया। भारतीय विज्ञानी स्वाति नायक को नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान में भारतीय विज्ञानी डॉक्टर स्वाति नायक को फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशंस के लिए 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने उन्हें उत्कृष्ट युवा विज्ञानी बताया है। उड़ीसा की निवासी स्वाति नई दिल्ली में IRRI में बीज प्रणाली एवं उत्पाद प्रबंधन के लिए दक्षिण एशिया की अगुवाई कर रही है। आप देखें, विश्व खाद्य पुरस्कार ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि रॉकफेलर फाउंडेशन समर्पित यह पुरस्कार स्वाति को मांग संचालित धान बीज प्रणालियों में छोटी जोत के किसानों को शामिल करने, परीक्षण, तैनाती से लेकर जलवायु लचीला और पौष्टिक धान किस्मों की समान पहुंच और उसे अपनाने में उनके अभिनय प्रयोगों को मान्यता प्रदान करता है। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हरित क्रांति को आकार देने वाले प्रमुख रहे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति में 40 वर्ष से कम उम्र के असाधारण विज्ञानियों, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, भुखमरी उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वालों को प्रदान किए जाते हैं। स्वाति नायक को अमेरिका के आयुवा के डेस मोइनेस में 24 से 26 अक्टूबर 2023 को ये पुरस्कार आप देखते हैं दिया जाएगा। रिपब्लिकन के प्रमुख दावेदार ट्रंप को रामास्वामी से मिल रही है चुनौती, आप देखेंगे। भारत ने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई की। भारतीय पर्वतारोही सुनील कुमार ने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी पर माउंट मनासलू पर चढ़ने वाले आप देखते हैं कि पहले भारतीय बनने की उपलब्धि हासिल की। हरियाणा के सुनील पेशे से बैंकर हैं। 32 वर्षीय सुनील गुब्बारा को63 समानुसार आप देखिए 5:25 पर मानासलू की चोटी पहुंचे। यह चोटी समुद्र तल से आप देखिए 8,163 मीटर है। और पर्वतरोही के दौरान उनके साथ एक अन्य नेपाली पर्वतरोही संगीता कुमारी भी थी। संविधान करता है भारत में दलितों के अधिकारों की रक्षा। भारतीय छात्रा कह रही, यूएन के मानवाधिकार आयोग का 54वां सत्र किया संबोधित उन्होंने। सफाई कर्मचारी की बेटी स्विट्जरलैंड से कर रही है PhD। बेबी अरीहा से मिले सकते हैं काउंसलर, विदेश मंत्रालय में। परमाणु समझौते पर लौटना चाहता है ईरान, राष्ट्रपति कह रहे हैं ईरान के। यूक्रेन में पूर्व से पश्चिम तक रूस ने किए मिसाइल हमले। देखिए, यूक्रेन है, रूस है, हमारा प्यारा बात है। रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है।
ये आप देखिए, भारत में अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अल्पसंख्यक मामलों के विशेष दूत ने आरोप लगाया है। सऊदी क्राउन प्रिंस बोले इजराइल से संबंध सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। ये आप देखते हैं खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। मलेशिया के क्वार्टर फाइनल में सैफ अली का अर्धशतक, बेहतर रैंकिंग में से अंतिम चार में पहुंची है। क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट तो हमारे देश में बहुत पसंद किया जाता है। हांगजू में नहीं दिखे कई सितारे आप देखेंगे। जो आप देखिए एशियन गेम्स हो रहे हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। छेत्री ने जीवंत रखी भारतीय उम्मीदें, कप्तान है ना उन, आप देखते हैं कि कौन, ये सुनील छेत्री, इन्हीं की बात हो रही है। देखते हैं लास्ट में क्या क्या मिलता है हम लोगों को। अंतिम ने कांस्य जीतकर प्राप्त किया पेरिस ओलंपिक कोटा। ये भारतीय युवा महिला पहलवान है ना, अंतिम पंगाल, उन्हीं है। केकेआर से जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं गौतम गंभीर। इंडियन ग्रांप्री से भारत मोटो जीपी के ट्रैक पर दौड़ता देश। 2013 में इंडियन ग्रांप्री फार्मूला 1 के 10 साल बाद बुध अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग ट्रैक पर हो रही मोटो जीपी भारत आज से रविवार तक ग्रेटर नोएडा में होगी रेस। 1949 में आयोजित किया गया था मोटो जीपी का पहला संस्करण, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये आप देखेंगे कि रेस से जुड़ी मोटो जीपी को कुल 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इनमें आप देखिए मोटो जीपी टी, मोटो 2, मोटो 3, मोटो ई नाम से जाना जाता है। ये वर्गीकरण राइडर्स द्वारा प्रयोग की जाने वाली बाइक के इंजन की क्षमता के आधार पर किया जाता है, जो इस प्रकार है। मोटो जीपी का राइडर 1000 सीसी की क्षमता का बाइक चलाता है और इसकी अधिकतम गति 360 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। मोटो 2 का राइडर 765 सीसी के इंजन क्षमता वाली बाइक चलाता है और इसकी अधिकतम गति लगभग आप देखिए 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मोटो 3 में 250 सीसी की इंजन क्षमता वाली बाइक का प्रयोग किया जाता है, जिसकी अधिकतम गति 240 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मोटो ई को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। इससे इलेक्ट्रॉनिक बाइक चलाई जाती है और इनकी अधिकतम गति आप देखिए 275 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये आप देख लीजिएगा, प्यार में सौदा नहीं। चलिए ये सब आप दुख पढ़ते रहा करिएगा, दिलचस्पी हुआ करे तो, क्योंकि ख्याति प्राप्त भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन की डेथ हो गई। आप देखिए 2002 में पद्मश्री, 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1972 में सरोजा ने दिल्ली में गणेश नाट्यशाला खोला था, ये भी याद रखिएगा। 1937 में जन्मी थी ये भी पढ़ लिया करिए। हाँ जी, भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। भारत में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन पर हुई थी चर्चा। 1599 में आज ही के दिन ब्रिटेन के फाउंडर्स हाल में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 21 व्यापारियों ने भारत में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन पर चर्चा की थी। 31 दिसंबर 1600 को कंपनी की नींव पड़ी और 1608 में कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन विलियम भारत आए। भारत पाक के बीच कश्मीर को लेकर संघर्ष विराम की घोषणा हुई है। 1965 में आज ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम सुनिश्चित किया था और 10 जनवरी 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व पाक राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान के बीच ताशकंद समझौते के बाद युद्ध समाप्त कर दिया गया। विदेश में बसे भारतीयों की दशा सुधारने में श्रीनिवास की थी अहम भूमिका और समाज सुधारक BS श्रीनिवास शास्त्री का जन्म 1869 में आज ही तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में हुआ था। स्कूल मास्टर के रूप में करियर की शुरुआत हुई। 1907 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े। 1908 में आप देखिए कांग्रेस के सदस्य बने। 1921 में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर वहां रहने वाले भारतीयों की स्थिति सुधारने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास की। वह लंदन कोलमेज सम्मेलन में भी उपस्थित रहे। और गहरा होगा स्वदेशी सेब का रंग। बागवानी अनुसंधान केंद्र मसोबरा के विज्ञानियों ने विकसित की स्वदेशी किस्में आप देखेंगे। नदियों के लिए अपशिष्ट जल का प्रवाह सबसे ज्यादा बदतर है। शोध कह रहा है विश्व नदी दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। घातक मस्तिष्क चोट से बढ़ सकता है दिल की बीमारियों का जोखिम। दुनिया की पहली महिला टेस्ट डमी तैयार। महिला टेस्ट, यह आप देखिए स्वीडिश इंजीनियरों ने कारों में महिलाओं की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुनिया की पहली महिला क्रैश टेस्ट डमी सेट 50F तैयार की है। रबर धातु प्लास्टिक से बनी यह डमी 34 तरह के सेंसर से सुसज्जित है। 5 फीट की 3 इंच की डमी का वजन
लगभग 62 किलोग्राम है। स्वीडिश नेशनल रोड एंड ट्रांसपोर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका परीक्षण किया जाएगा। इससे कार बनाने वाली कंपनियों को एक्सीडेंट में महिलाओं को होने वाले नुकसान का आकलन करने में मदद मिलेगी। वॉल्वो समेत कुछ कार निर्माता पुरुष क्रैश डमी का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अब महिला डमी का उपयोग भी कर सकेंगे। 332 रुपये की पेंटिंग बिक्री 1.5 करोड़ में अमेरिका में। आप देखिए थ्रिफ्ट स्टोर, पुराने सामान बेचने वाली दुकान से। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं, आपकी दिलचस्पी हो। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं।